हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CLTA यानी BR अम्बेडकर के जीवन और विचार, जो BAB 101 के खंड 1 में पढ़ेंगे। जीवन में अम्बेडकर का संघर्ष यानी अम्बेडकर का संघर्ष पढ़ेंगे जो उनके जीवन में हुआ है। अम्बेडकर वर्ष 1917 में बड़ौदा से वापसी के तुरंत बाद ही उनकी सौतेली मां का निधन हो गया। लगभग उसी समय कुछ उच्च जाति के हिंदुओं ने मुंबई में वंचित लोगों के लिए दो सम्मेलन किए। एक सम्मेलन में यह विधेयक पास किया गया कि वंचित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सरकार में अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करने का अधिकार दिया जाए। अंबेडकर ने किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के दायित्व निर्वहन के लिए पैसे की जरूरत थी। अपनी वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने दो निजी ट्यूशन करना स्वीकार किया जो एक पारसी सज्जन ने दिलवाई थी। उन्होंने शेयर बाजार में शेयर दलालों के परामर्श प्रदान करने के लिए एक फर्म की भी स्थापना की, लेकिन जब उनके ग्राहक को यह पता चला कि वह एक अछूत है तब कोई भी परामर्श करने के लिए नहीं आया। तब अंबेडकर ने एक पारसी सज्जन के लिए लेखा परीक्षक के रूप में कुछ दिनों तक काम किया। इस अवधि के दौरान अंबेडकर ने बर्ट्रैंड रसेल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन की महत्वपूर्ण समीक्षा लिखी और इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया। उनका निबंध कास्ट इन इंडिया को पुनः प्रकाशित किया गया। नवंबर 1918 में अंबेडकर को 450 रुपये मासिक वेतन पर अस्थायी आधार पर सरकारी सिंडेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बम्बई अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने अपने वेतन की एक निश्चित राशि हर महीने अपनी पत्नी रमाबाई को घर खर्च के चलाने के लिए दी। उन्होंने बाकी की राशि इंग्लैंड जाकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए सहेजा। वह परेल में के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल के उस 2 कमरे के मकान में ही सादा जीवन जीते रहे जिसमें उनका परिवार उनके पिता के समय से रह रहा था। अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर के रूप में अंबेडकर ने अपने शिक्षण को गंभीरता से लिया। अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उन्होंने मेहनत की, लेकिन उनकी जाति बाधा के रूप में यहाँ भी रही। धनंजय कीर लिखते हैं कि किस प्रकार अंबेडकर को उच्चतर शिक्षा स्थल पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। पहली बार सिंडेहम कॉलेज के छात्रों ने इस नए प्रोफेसर को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि एक अछूत हिंदू छात्रों और अन्य उन्नत समाज के बच्चों को क्या सिखा सकता है। उन्हें पता था कि क्या जब एक आदमी गंभीरता के साथ उनके पीछे पड़ा हुआ है। धीरे धीरे अंबेडकर के गहरे अध्ययन, विस्तृत प्रदर्शनी और विचारशील शैली ने उनके छात्रों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। शानदार पोशाक, गहन अध्ययन और गंभीर चमकदार आंखों वाले युवा प्रोफेसर अर्थशास्त्र के छात्रों के सर्कल में छा गए। परिणाम स्वरूप अन्य कॉलेजों के छात्र भी विशेष अनुमति के साथ उनकी कक्षा में पढ़ाई करने लगे। नोट्स और अन्य सामग्री जिसे उन्होंने अपने व्याख्यान तैयार करने के लिए एकत्र किया था, इसके बारे में यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र पर व्यापक कार्य के लिए काफी थे, लेकिन एक प्रोफेसर के रूप में उनकी सफलता ने भी पवित्र शिक्षण स्थल पर भी अस्पृश्यता की बुराइयों को कम नहीं किया। कुछ गुजराती प्रोफेसरों ने पीने के पानी के लिए रखे गए बर्तन जो प्राध्यापकीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित था, उसे अंबेडकर द्वारा पानी पीने से आपत्ति थी। 27 जनवरी 1919 को अंबेडकर को साउथ बोरो समिति के समक्ष गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया, जो भारत सरकार के अधिनियम 1919 में तैयार कर रही थी। अंबेडकर ने लिखित रूप से में तर्क दिया कि सरकार अछूत और अन्य धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन और आरक्षण बनाए। अंबेडकर कोल्हापुर के महाराजा साहू महाराज, जो जाति व्यवस्था के बाधाओं को तोड़ने और अछूत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उनके संपर्क में आए। अंबेडकर ने एक पाक्षिक पत्र मूक नायक को प्रारंभ करने में महाराजा से मदद ली। इस
इस पत्र का पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था में निहित तर्कहीनता और बुनियादी अन्याय को अपने शानदार तर्क के साथ बेनकाब करने के लिए इस समाचार पत्र का उपयोग किया। जुलाई 1920 में अंबेडकर लंदन के लिए निकल गए, जहां वे अपनी कानून और अर्थशास्त्र की अधूरी डिग्री पूरा कर पाए। वे अप्रैल 1923 में भारत लौट आए। जून 1923 में उन्होंने बैरिस्टर के रूप में अपने अभ्यास शुरू किए, लेकिन फिर से उसकी जाति उनके रास्ते में बाधा बनी। उच्च जाति वाले उनकी उच्च योग्यता के बावजूद उनकी सेवाएं लेने को तैयार नहीं थे। उनके पास उन लोगों के मामले ज्यादातर आए जो गरीब थे और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए या तो बहुत कम भुगतान कर सकते थे या बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। अंबेडकर ने स्वाभाविक रूप से उदास हुए, लेकिन वे निडर बने रहे। सुंदर भारत के निर्माण के लिए वे हमेशा कृत संकल्प रहते थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अंबेडकर के जीवन में क्या संघर्ष हुए इस बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।